हाय दोस्तों, मैं उपेंद्र आप सबों को अपने YouTube चैनल उपेंद्र मैथमेटिक्स में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप भले चंगे होंगे, है ना। चलिए दोस्तों, आज मैं ये शुरू कर रहा हूं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जो मैं क्वेश्चन का मिशन चला रहा था प्रीवियस ईयर का, उसका ये पार्ट होगा 9। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जीवन में कभी भी निरंतर अगर प्रयास करते रह गए तो कभी मुंह की खाना नहीं पड़ेगा, सफलता जरूर मिलेगी। प्रत्येक दिन ये सोच कर चलना है कि कल का टारगेट से आज का टारगेट मेरा बड़ा होना चाहिए। कल मैंने जो भी टारगेट लिया था आज उसका रिकॉर्ड तोड़ना है। कल अगर मैंने ज्यादा से ज्यादा मैथ बनाया था, अगर 10 मैथ बनाया था तो आज 10 से ज्यादा मैथ बनाना है। आज ज्यादा से ज्यादा सेट प्रैक्टिस करना है। हमेशा ये सोचना है कि कल का रिकॉर्ड को आज मुझे तोड़ना है। आइए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी प्रत्येक दिन आपको आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी का एक वीडियो मिल जाएगा सुबह 7 बजे। मॉर्निंग में 7 बजे ये प्रीमियरी होगा, ये रिकॉर्डेड वीडियो चलेगा बिल्कुल लाइव की तरह, तो आप वहां देख सकते हैं ये प्रत्येक दिन। साथ ही साथ दूसरा सूचना मैं आपको दे दूं कि आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी के लिए चैप्टर वाइज लाइव क्लास मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे टाइम रहेगा आपका 8 बजे। ये होगा लाइव क्लास, चैप्टर वाइज होगा। एक तो यहां मैं दे रहा हूं आपको आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, मॉर्निंग 7 बजे आपको मिल जाएगा। ये एक प्रैक्टिस बैच है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सारा का सारा इसमें क्वेश्चन रहेगा आपका प्रीवियस ईयर का, लेकिन ये चैप्टर वाइज है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे मित्र हैं, भाई हैं, जो पहले कहीं भी किसी भी कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में, ऑनलाइन कहीं भी पढ़ लिए हैं, लेकिन अब वो भूल चुके हैं। बहुत सारा रूल उनके दिमाग से निकल गया है, तो उनको मदद करने के लिए मैंने ये चैप्टर वाइज कोर्स चलाया है। ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा चैप्टर वाइज जो हम लोग करेंगे वो आपका लाइव होगा। और मैं तो आपसे ये कहता हूं कि 8 बजे जो रात में आप आएंगे, हमसे कनेक्ट होंगे, वो केवल आप रिवीजन करने के लिए आइए, आप पढ़ने नहीं आइए। मैं आपको पढ़ाने नहीं सकूंगा, है ना। है ना, समझ में आ रहा है ना क्यों नहीं सकूंगा? क्योंकि आप पहले से पढ़े हुए हैं, और जो पहले से पढ़े हुए रहते हैं उसको पढ़ाना, समझ लो, सूरज को आईने दिखाने के बराबर है, सूरज को दिया दिखाने के बराबर है, सॉरी। तो ये काम मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं आपके जो भूले हैं आपके प्रैक्टिस को फिर से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये रह गई बात। और एक खास इंपॉर्टेंट सूचना आपको देना था कि हमारे इस चैनल पर, जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी 2021 से एक रूल लागू होने वाला है सीईटी का, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का। उसमें इंग्लिश बहुत मस्ट हो गया है ना। जो भाई रेलवे का एग्जाम भी कर रहे थे ना, पीटी वगैरह देंगे तो उनको भी इंग्लिश करना पड़ेगा। तो इंग्लिश के लिए हमारे एक यूनियन बैंक में, ध्यान से सुनिएगा, यूनियन बैंक में असिस्टेंट मैनेजर है। यूनियन बैंक में एक असिस्टेंट मैनेजर है, ठीक है, और उनका नाम है दीपक कुमार मोदी। दीपक कुमार मोदी, उनसे मुझे मेरा बात हुआ है।
ये नाम है उनका, दीपक कुमार मोदी, है ना। उन्होंने कहा है मैं इंग्लिश आपके चैनल पर लूंगा, तो कुछ दिनों के बाद इंतजार कर लीजिए, यहाँ इंग्लिश होगा, बिल्कुल इंग्लिश। एसएससी हो, रेल हो, एसएससी, अब तो रेल के लिए भी पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। एसएससी, बैंकिंग, जितने भी सारे एग्जाम में, एग्जाम के लिए अब आपको सीईटी पढ़ना होगा, उस सब के लिए आपको जरूरी क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। तो दोस्तों दीपक कुमार मोदी सर से मैंने बात किया था, वो बोले कि बस कुछ दिनों के बाद मैं सर आपके चैनल पे स्टार्ट कर दूंगा। ये अभी मुंबई में है, मुंबई ब्रांच में है इनका, ये वहां से ही लाइव लेंगे या जो भी क्लास आपको रिकॉर्डेड वीडियो देंगे। तो कुछ दिन इंतजार कर लीजिए, बहुत जल्द आपके चैनल पर, है ना, इंग्लिश होने वाला है। और रीजनिंग की बात भी मैंने कृष्णा सर से, श्री कृष्णा सर से किया था, वो हमारे दिल्ली कोचिंग के ही फैकल्टी हैं, बहुत ही अच्छे हैं, तो उनका भी अच्छा कमांड है, उनका भी कई एग्जाम निकला है, तो उनसे मैंने बात किया था, तो अब वो भी यहाँ पे चलेगा, ठीक है। तो दोस्तों और ज्यादा विलंब ना करते हैं और ये शुरू करते हैं आज का ये सेशन। ध्यान दीजिएगा और गौर से सुनिएगा और समझिएगा। और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर कहां तक किया था, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर जहां भी किए होंगे, क्वेश्चन नंबर 100 हो चुका था 14, तो आज हम लोग शुरू करते हैं, 112 क्वेश्चन हुए थे, 113 नंबर से आज शुरुआत करनी है, ठीक है। चलिए ये रहा आज का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आप ध्यान से सुनिएगा और गौर से समझिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया, धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस की ओर अग्रसर हो रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा और गौर से समझिएगा। तो मार्कर चेंज कर लेता हूं, ठीक है। चलो, कह रहा है निम्नलिखित चार्ट कक्षा के छात्रों द्वारा खेले गए खेलों को दर्शाता है। यदि 165 छात्र डी खेल खेलते हैं, कौन सा खेल खेलते हैं, डी खेल, तो विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, तो विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। इधर देखिएगा इस लाइन में लिखा हुआ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इधर लिखा हुआ गेम का नाम, गेम ए है, गेम बी है, गेम सी है, गेम डी है, गेम ई है, ठीक है। और आपके सवाल में लिखा गया है 165 विद्यार्थी ऐसे हैं जो डी गेम खेलते हैं। तो डी गेम के पास जाएंगे अगर, तो यहाँ का डाटा अगर हम चेक करते हैं तो इसके जस्ट सामने कितना पड़ता है, ये 15%, मतलब 15% का वैल्यू आपके क्वेश्चन में दे रखा है। 165 स्टूडेंट्स, 165 स्टूडेंट, तो आपको निकालना है 100% का वैल्यू, तो 165 गुना क्या होगा 100 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 15। तो मेरे प्यारे मित्र जरा ध्यान से सुनिएगा और गौर से समझिएगा, इसको अगर यहां से हम कैंसिल करेंगे तो 11 बार में कट जाएगा, मतलब टोटल जो विद्यार्थी हैं वो 1100 है। तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में एक क्वेश्चन आ गया होगा कि खेल खेलने वाले टोटल विद्यालय में जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों की संख्या 1100 है और जिसमें 15% डी नामक खेल खेले हैं। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप इसे समझ गए होंगे और बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और ये क्वेश्चन नंबर होगा आपका 114। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा और गौर से समझिएगा। यहां पर चावल के 3 ढेर हैं जिनका वजन 120 किलो है, 144 किलो है और 204 किलो है। एक बैग की अधिकतम क्षमता ज्ञात करें ताकि प्रत्येक ढेर के चावल को बैग की सटीक संख्या में पैक किया जा सके। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जब भी कभी क्वेश्चन में इस तरीके का सवाल आए ना कि बड़ी से बड़ी एक बैग लाइए अधिकतम क्षमता वाला, जिसमें कि ये सारे को काउंट करें तो उसमें आ जाए, तो ऐसे हालात में हमेशा आपको HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है। जैसे मैं आपसे एक बात कहूं कि 4 लीटर और ये 8 लीटर और ये 12 लीटर का कोई भी जार है, जार का मतलब क्या हुआ, जिसमें कोई सामान लिक्विड रखते हैं, द्रव पदार्थ को रखते हैं, और हम कहें कि अधिकतम से अधिकतम मापने वाला, है ना, मापने वाला जैसे लीटर होता है, मापने वाला होता है ना पैमाना, तो मापने वाला अधिकतर से अधिकतर मतलब कैपेसिटी का लाइए कि तुरंत ये सभी मापा जाए। तो आप कहेंगे देखिए अगर 1 लीटर वाला भी लाते हैं तो 4 लीटर को आराम से भर सकता है, 4 लीटर वाले जार को 4 बार में भरेगा। 1 लीटर वाले से 8 लीटर वाले जार 8 बार में भरेगा।
और 12 लीटर में 1 लीटर से 12 बार में भरेगा। 2 लीटर वाले अगर हम करते हैं तो 2 लीटर वाले से 2 बार में अगर डालेंगे तो ये 4 लीटर भर जाएगा। 2 लीटर वाले से 8 लीटर वाले जार को भरेंगे तो 4 बार में भर जाएगा, है ना। 2 लीटर वाले को 12 लीटर में भरेंगे तो ये 6 बार में भरेगा। लेकिन मैं अगर कह दूं दोस्तों कि अधिक से अधिक में अगर मैं लेना चाहूं तो वो 4 लीटर ही होगा जो ये तीनों को भरेगा और सबसे बड़ा पैमाना होगा मापने का। समझ रहे हैं ना बात को। हाँ, तो आप कह सकते हैं कि 4 लीटर और ये 8 लीटर 12 लीटर का ये 4 लीटर क्या निकला, तो HCF निकला, हाईएस्ट कॉमन, है ना, फैक्टर। तो यहां भी हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर निकालेंगे तो ऑप्शन हिट करेंगे, यहां निकालने नहीं जाएंगे, यहां ऑप्शन हिट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये देखना है, आपको चेक करना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है, ध्यान से सुनिएगा, जो कि क्वेश्चन में दिए गए, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो क्वेश्चन में दिए गए 120 को, 144 को और 204 को पूर्णतः विभाजित करता है, फुल्ली डिवाइडेड कर देता है। तो आप कहेंगे ऐसा ऑप्शन केवल और केवल 12 है ना। केवल और केवल क्या है, 12 है, जो 120 को भी कैंसिल कर काट देता है, डिवाइड कर देता है, 144 को भी डिवाइड कर देता है और 204 को भी डिवाइड कर देता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। इसलिए आप कह सकते हैं कि अधिकतम क्षमता वाले बैग जो होगा उसमें कितना किलो अनाज आएगा, कितना का पैकेट बनेगा, 12-12 का। तो आंसर कितना हो गया, ए नंबर आंसर। तो सटीक संख्या में पैक किया जा सके, है ना, तो सटीक संख्या में पैक किया जा सके तो उस बैग की अधिकतम क्षमता कितने किलो की होगी, 12 किलो की होगी। तो मित्रों आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। मैं बढ़ता हूं अगले सवाल की ओर और ये क्वेश्चन नंबर होगा आपका 115। आइए देखते हैं, ये भी बहुत सुंदर क्वेश्चन है ना, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। ये क्वेश्चन एलजेब्रा से लिया गया है, नंबर सिस्टम का भी क्वेश्चन इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम में भी इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, रेशियो में भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है और इसका वैल्यू 100 दिया है। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि a प्लस बी का वैल्यू 10 होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट इधर आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो 10। अब आपके क्वेश्चन में रेशियो वाले रूल से हम चलते हैं कि मान लो a प्लस बी टोटल 10 दिया हुआ है और a का रेशियो b का रेशियो आपका 1:3 दिया, तो दोनों रेशियो को जोड़ करके और इस 10 में भाग दे दीजिए। तो a का रेशियो 1 हो गया, b का रेशियो 3 हो गया, दोनों को जोड़िए, इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपको 2.5 मिल जाएगा। 2.5 से और 2.5 से दोनों को गुणा कर दीजिएगा अलग अलग, तो आप देखिएगा कि जो नंबर प्राप्त हो रहा है वो नंबर आपको मिल रहा है 2.5 और 7.5। मित्रों आपसे कह रहा है कि ये भी निकालना है, तो 2.5 को 7.5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका तो आंसर ऐसे ही आ जाएगा, है कि नहीं। कितना आसानी से बन रहा है, ये पॉइंट के लिए नीचे 10 आ जाएगा, पॉइंट जैसे हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, तो आप इसको कैंसिल कर लीजिए आराम से, कोई समस्या नहीं। 25 चौके ये 100, नीचे 4 आ जाएगा, तो ये 75/4 हो गया। 18 चौक 72, 18 कहाँ मिल रहा है आपको, सी नंबर में मिल रहा है, तो 18.75 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे ठीक तरीके से, कोई समस्या है नहीं इसमें, एक एक चीज को मैंने यहाँ बारीकी से बताया है, ठीक है। चलिए, आप अगर एग्जाम में जाते हैं तो और आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका वैल्यू तो डायरेक्टली 10 होगा, 3 1 4 आने की 2.5 हो जाएगा, 2.5 को इससे गुणा कीजिएगा तो ये 2.5 हो जाएगा, मतलब 2.5 हो गया, और उसके बाद ये 2.5 तो ये कितने हो गए, 7.5 हो गए। डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो भी आपका आंसर 10.75 आ जाए। तो इसमें सोचने की कुछ भी जरूरत नहीं है, ये बहुत ही आसान और वर्बली बनने वाला क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और ये सवाल नंबर है आपका 116। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एवरेज से लिया गया है ये क्वेश्चन। हाँ देखिएगा और ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा, एक परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य, माध्य माने औसत है, मीन है, 72.5 है। बाद में वह पता चला कि गलती से एक छात्र के अंक 84 की जगह 48 लिखे गए थे। अरे भाई,
तो कम न लिखा गया था। 84 की जगह अगर 48 लिख दे तो कम में ना हुआ जी। हे, बड़ा गड़बड़ कर दिया हिसाब, नहीं कम लिख दिया। इसका मतलब आंसर जो होगा, आपको सीधा सीधी दिमाग लड़ाना है कि 72.5 जो लिखा हुआ है वो कम है, ये गलत एवरेज निकला हुआ है ना। 84 की जगह 48 लिखा हुआ, अरे 84 रहता तो इसका एवरेज 72 से ज्यादा होता। तो आप गौर करके देखिएगा कि 72 से ज्यादा बी में नहीं है, तो बी तो खत्म हो गया, है कि नहीं। 72.5 से ज्यादा ये थोड़ा सा लग रहा है यहाँ, है ना, थोड़ा सा लग रहा है। अच्छा 73 पॉइंट, अब आपको ऐसा महसूस हो गया होगा यहाँ 78.25 है, तो आप कहिएगा कि या तो आंसर ए होना चाहिए या तो आंसर डी होना चाहिए। अरे भैया आग की बीमारी हटा दीजिए, आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिएगा ध्यान से, कहता है टोटल एवरेज के केस में औसत जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो औसत का मतलब, औसत में क्या पढ़ते हैं कि जितना टोटल है, टोटल सम ऊपर लिखाता है, मतलब टोटल कुल योग, और नीचे लिखाता है टोटल नंबर। टोटल नंबर है कि नहीं, मतलब ऊपर में हम लोग लिखते हैं कुल योग, नीचे लिखते हैं कुल संख्या। अब बताइए यही चीज ना लिखते हैं। हाँ देखिए कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में, अगर आपको टोटल निकालना है, टोटल सम, तो इस टोटल नंबर को एवरेज से गुना कीजिए। तो कुछ मत कीजिए, 72.5 को 40 से गुना कर दीजिए, और चूंकि इससे ज्यादा होना चाहिए तो साइन प्लस दीजिएगा, है कि नहीं। और 84 के जगह पर 48 लिखा गया था, तो कितना कम लिखाया था, ये हो गया। अब इसका एवरेज निकालने के लिए इसको 40 से भागा, है ना, टोटल एवरेज चाहिए ना, तो फिर इसका भी एवरेज निकालिएगा 40 से भागा। कितना आसान काम है कि 40-40 लिखते ही नहीं हम लोग। 72.5 आ गया, प्लस ये 14 में से 8 गया तो 6, 7 में से 4 गया 3, 36, बटे कितना 40, इसको काट दीजिए, 9 चौके 36, 10 चौके 40। मेरे प्यारे मित्र आप देखे होंगे कि 0.9 आ रहा है, 9 5 कितना होगा 14 पॉइंट, ये हो गया आपका 3-7। तो आप इस तरीके से देखे होंगे कि 73.4 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और 73.4 आपको कहां से मिल रहा है, कहां से मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी से मिल रहा है। अतः आप कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर डी नंबर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, है कि नहीं। चलो एक काम करो, ये कॉन्सेप्ट समझ गए, आप आसानी से बनाते तो एक दो लाइन में ऐसा ही बन जाता, कुछ सोचना ही नहीं था इसके बारे में। ठीक है, चलो देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 117। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। सोल्व करना है और कुछ नहीं कह रहा है, कहेगा क्या। यहाँ तीन, यहाँ तीन, तीन को पहले आप कॉमन ले लीजिए ना, और 7 या 21 में एक जोड़िए, 22/3, 3 चल जाएगा ऊपरे, मतलब ये 3 बटा ये 22 हो गया। यहाँ देखिए 7 या 21 और एक 22, 22/7 होता है, 7 चला जाएगा ऊपर, और बटे कितना हो गया 22। क्यों जाता है आप लोग कैलकुलेशन जानते होंगे, ए बटा बी बटा सी, तो ये नीचे वाला इससे गुना होगा, मतलब ए गुना सी, अब बटा हो जाएगा बी। समझ रहे हैं ना, बस कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर दीजिएगा। और दोनों जगह देखिए 22 22 है, 7 3 10, तो 10 बटा यहाँ कितना हो गया 22, और ये गुना कितना से हो जाएगा 3 से, तो 5 हो गया, ये हो गया 11, ऊपर हो गया 15, नीचे हो गया 11। इसको अगर डिवाइड कीजिएगा तो 11 एकम 11, 11 4 15, यानी आंसर हो गया ये, ऑप्शन नंबर हो गया आपका बी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ पाए हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 118 की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आसानी से ये बन जाएगा, कोई सोचने की कोई जरूरत है नहीं, दिमाग लड़ाने की ज्यादा जरूरत है नहीं, बोर्ड मास का नियम आना चाहिए।
8 तिया 24 और एक कितना हो गया 25/3 हो गया, गुना 4 25 20 और एक 21, 21/5 हो गया। और ये डिवाइड को हम गुना में अभी से चेंज कर देते हैं, 4 25 20 एक 21, तो सॉल्व कीजिएगा तो 21/4 आएगा। आपको पलटा मार देना है तो 4/21 हो जाएगा। अब सोचना नहीं है, पलटा मारने से मेरा तात्पर्य है कि अंश को हर बनाइए, हर को अंश बनाइए, ठीक है। इसलिए परेशान नहीं होइएगा, ये पलटा का होता है, ये पलटा कुछ नहीं होता है, बस अंश को हर में बनाना है, हर को अंश में बनाना है। 5 हो गया, कितना हो गया ऊपर 20 हो गया, और नीचे कितने हो गए 3 हो गए, तो 6 तिया 18, 2/3, डी आंसर इस क्वेश्चन का आंसर है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा आपके स्क्रीन पे अगला सवाल चमचमाता हुआ, और ये 119 नंबर का सवाल, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा 2 वर्षों में एक मूलधन पर 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपये ज्यादा है, तो मूलधन ज्ञात करना है। ध्यान से सुनिएगा और गौर से समझिएगा इसको, और इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। 2 वर्ष में 5% दर से चक्रवृद्धि ब्याज, समान समय में उसी समय में मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपये ज्यादा है। एक बात समझिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज में कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने बताया कि ये 5% आपका दिया हुआ, पेनवा तनी चेंज कर लीजिए, हाँ, 5% का वैल्यू 1 बटा कितना होगा 20। 2 साल पहला मान लो 20 है, प्रिंसिपल बी है, अमाउंट ए है, तो 20 है तो एक बढ़ जाएगा, मतलब 21, ये 1 साल का होगा। लेकिन अगर हम 2 साल में अगर इसको करें तो 2 साल के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों के स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया 400, आई हो जाएगा 441, ये हो गया 400, ये 400 कितना हो गया 41। और पढ़िए सवाल को और पकड़िए बढ़िया से कि 2 वर्ष में मूलधन 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय, समय वही है मतलब 2 साल, उसी मूलधन, मूलधन भी वही है, तो पहले हम लोग मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपये ज्यादा मिलता है, मतलब क्या मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा मिलता है। तो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, चक्रवृद्धि ब्याज कितना ज्यादा है 41 कितना 400, और गुना हो गया 100, 0,000 कट गया, मतलब 41/4% में से। अब साधारण ब्याज में पढ़ाए हैं R×T, तो 5 दूनी कितना हो गया, तो आप कहिएगा कि 5 दूनी तो 10 होता है, तो 5 दूनी 10 हो गया, तो 10% यहाँ से घटा दीजिए, यहाँ जाइएगा 40%, 41 में 40 चल गया, तो 1 बटा कितना है 4% बराबर कितना हो गया 10। आपको 100% निकालना है, तो 10 × 100, और जो पहले दिया हुआ था 1/4 उसको इधर लाएंगे, चाहे 1% भी आप निकालते, तो 1% अगर आप यहाँ निकाल लेते तो 1% बराबर कितना हो जाता 40, तो 100% बराबर कितना होता, तो 40 में आप 100 से गुना कर देते, आपका आंसर कितना आ जाता 4,000। तो बस हो गया 4,000। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये हो गया आपका CI प्रतिशत, और ये हो गया आपका SI प्रतिशत, यही तो है बात, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ पाए होंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। बढ़े अगले सवाल की ओर चले, तो आप कहिएगा हाँ चलिए, ठीक है, लोग चलेंगे भाई, है ना। एक और तरीका इसका है कि आपको यहां से ही काम निकल जाता। आप देखिए, ये दोनों का डिफरेंस 41 यूनिट का था, 41 यूनिट बराबर हो जाता 10, तो आपको क्वेश्चन में क्या निकालना था, यही ठीक है, लफा में ना पड़ो, इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है ये, 2-3 नियम दिमाग में रहेगा, एक को नहीं आएगा काम, इसलिए कॉन्सेप्ट जो मूल है उसी कॉन्सेप्ट पे काम करना है। देखिए कितना बढ़िया ये सवाल है, ये क्वेश्चन आपका लिया गया है किससे, ये क्वेश्चन लिया गया है एज से।
कह रहा है ए और बी की आयु का अनुपात 1:2 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए। ए भाई, भाई सुनिए सुनिए सुनिए, अरे ए और बी कोई दो गो भाई है, और अभी एक छोटा भाई का उम्र 10 साल है, बड़ा भाई का उम्र 20 साल है। सुनिएगा, खाली एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। अगर मान लो 4-4 साल के बाद अगर देखेंगे तो 4 साल इसमें जुड़ जाएगा दोनों भाई में कि नहीं, दोनों भाई तो बढ़वे ना करेगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि 4 साल के बाद छोटा वाला भाई 14 वर्ष का हो जाएगा और बड़ा वाला भाई 24 वर्ष का हो जाएगा। लेकिन दोनों का डिफरेंस चेक कीजिएगा ना, तो हमेशा 10 साल का बड़ा छोटा रहेगा। ऐसा नहीं कि आज छोटा भाई से बड़ा भाई 10 साल का बड़ा है तो 20-30 साल के बाद कुछ और ज्यादा बड़ा होगा, ऐसा नहीं। हमेशा दो भाइयों के बीच का जो उम्र का डिफरेंस है समान रहता है। भाई हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, दो व्यक्तियों के बीच का उम्र का जो डिफरेंस है, अंतर है, जो एक बार बन गया वही हर समय रहेगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, और इसी बात पर ये क्वेश्चन है कि एज में डिफरेंस समान होना चाहिए तो यूनिट में भी डिफरेंस समान होना चाहिए। आइए देखते हैं, लिख देते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट माने एकदम अभी अभी। एक तरफ ए लिख देते हैं, एक तरफ बी लिख देते हैं। अब उम्र का अनुपात लिख देते हैं 1:2। 7 वर्ष बाद, यहां से ऐसे लिख देते हैं 7 वर्ष बाद, जब 7 वर्ष बीत गया है ना, आफ्टर 7 ईयर, तो कह रहा है उम्र 3:5 हो गया। कोई बात नहीं है, 3:5 हो गया, लेकिन उम्र का डिफरेंस भी समान होना चाहिए। तो आप देखिएगा कि उम्र का डिफरेंस यहाँ समान नहीं है, क्योंकि ये दो में से अगर इस एक को घटाते हैं तो एक आता है, 5 में से इस 3 को घटाते हैं तो कितना आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है। तो इस समीकरण में यहाँ देख रहे हैं कि जो प्रेजेंट में यहाँ कितना साल का डिफरेंस है, 1 साल का, और यहाँ नीचे 7 साल के बाद का जो डिफरेंस है वो 2 यूनिट है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, तो इसको क्या करना है कि नीचे वाला जो 7 साल वाला जो अनुपात है उम्र का, उसका डिफरेंस से अभी वाला में गुना करिए। 5 में से 3 गया तो 2 से यहाँ गुना करिए, 2 में से 1 गया तो 1 से यहाँ गुना करिए। नया नया अनुपात आपको देखने को मिलेगा, है ना, नया नया अनुपात देखने को मिलेगा। उसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिएगा, जस्ट नीचे लिख दे रहे हैं, है कि नहीं, जस्ट 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 जस्ट। नया क्या मिल गया, तो 3 नया में प्रेजेंट में मिल गया, प्रेजेंट में मिल गया, ए का बी का कितना मिल गया, कितना मिल गया, कितना मिल गया, तो 2:4। 7 साल के बाद कितना मिल गया, 7 साल के बाद दोनों को मिल गया वही 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 3 और 5, क्योंकि 1 से गुना होगा दोनों। 1 से देखिए 3 में गुना कीजिए 3, 1 से 5 में गुना कीजिए। दोनों के बीच का उम्र का डिफरेंस कितना का है, 1 यूनिट का है। और इसी 1 यूनिट का तो वैल्यू आपके क्वेश्चन में 7 साल दिया है, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो ए का कितना है, 2 यूनिट है, तो 2 को 7 से गुना किया 14 साल। और बी कितना है, तो बी 4 है, तो 4 को 7 से गुना कीजिएगा 28 साल। माने ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बस कुछ नहीं करना था, इतने तो काम था, ठीक है। और ये तो हम समझने के लिए लिखे हैं, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये समझने के लिए लिखे हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आइए दोस्तों देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 121। ये कैसा क्वेश्चन है, आप जरा सा ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन आपका क्षेत्रफल से मेंसुरेशन से लिया गया है, ध्यान से सुनिएगा और गौर से समझिएगा। 22 सेंटीमीटर की परिधि वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो परिधि का मतलब तो आपको पता होगा कि वृत्त की परिधि 2πr होता है, इसका वैल्यू 22 दिया है। आपको आर निकालना है ना, आर निकालना है तो पहले से 22 दिया हुआ है, आई 2 पाई नीचे चला जाएगा। नीचे जाने का मतलब है, या फिर आप एक काम करो, कुछ काम ऐसा करो जो शॉर्ट हो, आसानी से काम निकल। 2 से इसको उड़ा दो 11 बार में, कहानी खत्म। ये 22/7 गुना आर बराबर 11, 11 से उड़ा दो 2,
खत्म। आर बराबर हो गया 7/2 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 गुना 7/2 गुने 7/2। 7 से 7 का खात्मा हो गया। 2 से 11 बार में पड़ गए। 11 सत्ते 77/2 आ गया। और इसको आप काटेंगे तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसी को बोला जाता है वर्ग सेमी आ जाएगा। क्लियर है ना? तो आंसर हो गया आपका डी नंबर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर होगा 122। ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से लिया गया है। बड़ा ही प्यारा और अनोखा सवाल है। कल भी ऐसे क्वेश्चन पर चर्चा मैंने किया था। m1 गुना d1 बराबर m2 गुना d2 mdh मसाले वाले काम यहाँ होगा। इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को बनाया जाए। कहता है 50 आदमी किसी काम को 20 दिनों में कर लेता है। तो ये हो गया उसका काम। क्या हो गया? काम। फिर कहता है वही काम है लेकिन इस बार आदमी 18 है और उसको कितना दिन में खत्म करेगा। कुछ सोचना है थोड़ो। यहां से काट देना है। 10 दूना 20, 9 दूना 18, मतलब 500/9 दिन होगा। और ऐसा इसको अगर हम पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 55.5/9 दिन आएगा, जो आपके क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर सी में विराजमान है। तो आप कह सकते हैं कि आपका आंसर सी हुआ। अतः आप कह सकते हैं कि आपका आंसर सी हुआ। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 123 और आज का ये आखिरी क्वेश्चन होगा। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है और बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से लिया गया है, या घातांक और करनी भी इसको आप कह सकते हैं। घातांक से, करनी तो है नहीं, घात वाला सब केस है। a⁻6 है, a⁻⁻4 है, डिवाइड a⁻। मित्रों एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि x⁻ अगर -m रहता है तो माइनस के चलते एक ऊपर हो जाता है और x का पावर m नीचे, ये हर के रूप में आ जाता है। यहाँ भी 1 का पावर 6 गुना 1/a का पावर 4 है कि नहीं। और ये डिवाइड कर लेते हैं इसको, तो ये डिवाइड जैसे ही करेंगे तो ये 1 क्या लिखा जाएगा? एक क्यू लिखा जाएगा। क्योंकि ये डिवाइड है, डिवाइड से इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो पलटी मार देगा। फिर पलटी वर्ड मैंने यूज किया। पलटी से मेरा मतलब है कि अंश हर बन जाए, हर अंश बन जाए, अंश हर बन जाए, हर अंश बन जाए। ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं कि 4 बार ये नीचे है और यहाँ 3 बार, 4 3 7 बार है और 6 बार ऊपर है। तो जैसे ही लोग कट कुट के बराबर होगा तो 1/a आ जाएगा। तो 1/a इस क्वेश्चन का आंसर है। क्यों? क्योंकि ये देखिए 4 3 7, 7 में से 6 चला जाएगा, कट जाएगा, यानी 1/a आंसर हो गया। इस 1/a इस सवाल का आंसर हो गया। तो मित्रों मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे ठीक तरीके से इस क्वेश्चन। ठीक है। 1/a इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है? तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का इस सेशन को मैं यहीं समाप्त करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक वाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, नहीं लगा हो तो छोड़ दीजिएगा, है ना। इसी के साथ आपसे मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, पढ़िए, सफलता पाइए।